जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि NDA 1 का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 11 जनवरी। कुछ बच्चों ने फॉर्म डाल भी दिया होगा, कुछ लोग फॉर्म डाल रहे होंगे। जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म डाल दीजिए और अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी के चैनल पर हम लोगों ने NDA 1 के लिए एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें पर डे आपको फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश की क्लासेस पर डे बेसिस पे मिलेंगी। ठीक है, मैं आशुतोष कुमार सिंह आपको NDA की मैथमेटिक्स पूरी कंप्लीट कराऊंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो जब आप सिलेबस देखते हो अपने मैथमेटिक्स का, तो आप पाते हैं सबसे पहले अलजेब्रा का सेक्शन। और अलजेब्रा सेक्शन में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो सेट थियरी का आता है। बेसिकली एक ये जो पूरी यूनिट बनती है वो सेट, फंक्शन एंड रिलेशन मिलकर एक पूरी यूनिट बनाते हैं। लेकिन हम लोग सेट थ्योरी को अलग से देखेंगे और फंक्शन एंड रिलेशन को अलग से देखेंगे। अगर हमने सेट थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया तो फंक्शन और रिलेशन को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। बच्चों को सेट में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए होती है कि इसमें कुछ स्पेशल सिंबल यूज होते हैं। उन सिंबल को हम जनरली यूज नहीं करते हैं। इस वजह से जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिखता है तो हमारा माइंड उस सिंबल को लेकर के इतना कैलकुलेटिव नहीं होता है, तो हम सोच नहीं पाते हैं कि इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें। ठीक है, तो इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए हम सेट थ्योरी को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अपनी स्पीड को थोड़ी हम लोग बना के रखेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़े स्पीड में चलेंगे। इसलिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपको भी पता है अप्रैल में आपका पेपर है। अप्रैल में पेपर है तो आपके पास टाइम कितना बचता है? दिसंबर लास्ट चल रहा है, तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 महीना आपको मिलेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आपको अपना प्रिपरेशन प्लान इन्हीं 3 महीनों के अंदर कंप्लीट करना है। आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि 3 महीने में आप सारा का सारा मैथमेटिक्स, सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और साथ ही साथ GS को रिवाइज कर पाए। ठीक है, और आपको पता भी है कि मैथ्स का जो सेक्शन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी सेक्शन से हैं, 300 नंबर, आपको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा सेट थियरी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज लेक्चर 1 होगा। आज होगा लेक्चर 1। केवल बेसिक बातें हम लोग करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट सीखने के बाद करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिनका इस बार एग्जाम में आना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। तो सबसे पहले बात आती है कि सेट होता क्या है, किसे हम सेट कहते हैं, सेट किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो हम सेट किसे कहते हैं? देखिए, कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं। केवल एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में बहुत सारे आर्टिकल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। उस ग्रुप को बस क्या करना है? वेल डिफाइंड कर देना है। उस ग्रुप को क्या कर देना है? वेल डिफाइंड कर देना है। वही क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सेट होता क्या है। तो सबसे पहले सेट की हम डिफिनीशन आपको बताते हैं। सेट की डिफिनीशन क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए आपको यहां पर मैंने डिफिनीशन दिया, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स। तो इस डिफिनीशन में आपको 2 चीज़ें गौर करनी है, एक तो वेल डिफाइंड और दूसरा डिस्क्रीट। वेल डिफाइंड और डिस्क्रीट। सेट
का डिफिनीशन इन्हीं दो वर्ड्स पर डिपेंड करता है। बात आ रही समझ में? सेट का जो डिफिनीशन होगा वो वेल डिफाइंड और डिस्क्रीट पर ही डिपेंड करेगा। तो अब बात ये आती है कि वेल डिफाइंड किसे कहते हैं और डिस्क्रीट किसे कहते हैं। समझ पा रहे हो? वेल डिफाइंड और डिस्क्रीट किसे कहते हैं। अगर आपने वेल डिफाइंड समझ लिया, डिस्क्रीट समझ लिया, तो सेट भी आपको समझ में आ जाएगा कि सेट होता क्या है। तो समझिए सेट क्या होता है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, किसका? डिस्क्रीट एलिमेंट्स का। तो भाई इसमें बोला गया वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? एक ऐसी डिफिनीशन, किसी भी चीज़ की एक ऐसी डिफिनीशन जो सबको पता हो और सबके लिए समान हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, चीनी। मैंने पूछा चीनी का टेस्ट कैसा होता है, तो मैं दुनिया के किसी भी आदमी से मैं पूछ लूं कि चीनी का टेस्ट क्या होता है, तो क्या बोलेगा? मीठा होता है, स्वीट होता है। क्या होता है? मीठा होता है और स्वीट होता है। कोई ये नहीं कहेगा कि खट्टा होता है, तीखा होता है, सभी बोलेंगे मीठा होता है। ठीक है, तो जो चीनी का जो टेस्ट है वो क्या है? वेल डिफाइंड है। क्यों है? क्योंकि इसके बारे में सबको पता है और सबको सेम चीज़ पता है। जिसके बारे में सबको पता है और सेम चीज़ पता है। चीनी के बारे में सबको पता है और ये भी पता है कि चीनी मीठी होती है खाने में। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया, जिसका डिफिनीशन सबके लिए क्या हो? समान हो। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। ठीक है, ये होता है वेल डिफाइंड। अब मैं बात करूं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या? डिस्क्रीट का मतलब क्या? अलग अलग। मतलब एक सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? सब डिफरेंट होंगे, कोई भी एक जैसा नहीं होगा। बात आ गई समझ में? कोई भी एलिमेंट सेट का एक जैसा नहीं होगा। तो बात समझ में आ गई? अभी हम बात कर रहे हैं केवल डिफिनीशन की। डिफिनीशन में भी आपको दो चीज़ों पे गौर करना था, वेल डिफाइंड पे और डिस्क्रीट एलिमेंट्स पे। ठीक है, चलिए अब देखो हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। तरीके और भी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सेट को केवल और केवल दो तरीके से देखेंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और बाद में देखेंगे कि सेट को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी केवल और केवल दो तरीके से हम सेट की रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे कि कैसे सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। कैपिटल ए से, या यूँ कह लो कि कोई भी अल्फ़ाबेट जो कैपिटल में हो, कोई भी अल्फ़ाबेट जो कैपिटल में होगा वो क्या होगा? सेट होगा। ठीक है, इसको हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट से, समझ में आ रहा है? जो सेट है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो उसके एलिमेंट्स हैं, सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं अगर हम अल्फ़ाबेट से डिनोट कर रहे हैं तो। ठीक है, या किसी नंबर से या किसी भी चीज़ से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि जो सेट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। ठीक, और उसको हम किस में दिखाएंगे? कर्ली ब्रैकेट में। कर्ली ब्रैकेट में, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? इस सेट का एलिमेंट आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा A B C 1 2 3। ठीक है, ये क्या है? सेट है। ये क्या है? सेट है। सेट ए जिसके एलिमेंट हैं A B C 1 2 3। बात आगे समझ में? एक सेट A है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3, A B C 1 2 3। अच्छा, ये जो तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का, जिस तरीके से मैंने सेट को रिप्रेजेंट किया है, ये कौन सा तरीका है? इस तरीके को हम कहते हैं क्या? टेबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म भाई? टेबुलर फॉर्म। या इसी को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म भाई? रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? समझ पा रहे हो? तो ये जो तरीका था, एक टेबल की तरह हम डिनोट कर रहे हैं।
ठीक है, एक टेबल की तरह हम सेट को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने बोला टेबुलर फॉर्म, या इसी को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। बात आगे समझ में? तो एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन आपको पता चल चुका है सेट का, कौन सा? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक, चलिए अब कुछ और बातें हम लोग कर लें। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये जो ए है, स्मॉल ए, वो सेट ए का क्या है? एलिमेंट है। स्मॉल बी सेट ए का एलिमेंट है। 1 सेट ए का एलिमेंट है। 2 सेट ए का एलिमेंट है। तो इसको लिखने का भी एक तरीका होता है मैथमेटिक्स में। कैसे लिखते हैं? जैसे कि मैंने जो लिखना था, इस 2 को बताना था, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। ये एक तरीका है जो मैंने लिखा, या इसी को मैं लिख देता 2 बिलोंग्स टू ए। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का ही मतलब क्या है? सेम है। मैंने लिखा 2 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, या 2 बिलोंग्स ए। बात बराबर है। आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो आप अपने होम का एड्रेस बताते हो, जहाँ के आप रहने वाले होते हो, जो आपकी ओरिजिन होती है, वहाँ का आप अपना एड्रेस बताते हो कि आई बिलोंग्स फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग्स फ्रॉम लखनऊ, आई बिलोंग्स फ्रॉम चेन्नई। बताते हो या नहीं बताते हो? सेम उसी तरीके से 2 कहाँ का रहने वाला है? 2 सेट ए के अंदर रहने वाला है, तो 2 क्या बताएगा? 2 बिलोंग्स टू ए। बात समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, चलो, तो ये था टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और आपने देखा ये ए है और ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स ऑफ ए हैं। ये सब ए के एलिमेंट्स हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये हो गया, नोट कर लिया। चलो साथ में चाय भी ले लें। चलिए अब देखो, जैसे मैंने ये लिखा, देखो मैंने लिखा 1 2 3 1 2 3 A B C A। तो देखो, और एक मैंने दूसरा लिखा सेट 1 2 3 A B C। दोनों सेट आप लोगों को दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, ठीक है। क्या ए को आप सेट बोलोगे? क्या ए को सेट बोलोगे? बोलोगे या नहीं बोलोगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? अभी आपने डिफिनीशन में देखा, क्या देखा? कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स। डिस्क्रीट, अलग अलग होना चाहिए एलिमेंट। तो इसमें देखो 1 2 3 1 2 3 रिपीट हो रहा है, ए और ए रिपीट हो रहा है, तो इसको आप सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। और बी में देखो क्या है, सेट बी में क्या है? हर एलिमेंट केवल एक बार है, कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है, इसलिए इसको हम सेट बोलेंगे, लेकिन इसको हम सेट नहीं बोलेंगे। लेकिन ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं। बात आई समझ में? बस अंतर क्या है, इसमें एलिमेंट्स को रिपीट करके लिखा गया है और इसमें एलिमेंट केवल एक बार में है, डिस्क्रीट है। बात आई समझ में? तो इसको आप सेट नहीं बोलोगे और ये आपका सेट होगा। क्लियर है? चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ेंगे, यहाँ से कुछ और बातें सीखेंगे हम लोग।
चलिए, तो अभी हमने देखा था कि सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक तरीका हम लोगों ने देखा था कौन सा, सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हमने देखा था जिसको हमने कहा टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, एक दूसरा तरीका और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रिप्रेजेंटेशन है सेट का, उसको हम देखेंगे जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको ज़रा समझेंगे हम लोग, ये होता क्या है। तो देखो बेसिकली दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट को, पहला रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म हमने देख लिया, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो देखो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया ए, और इस सेट को मैंने एलिमेंट दिए 1 2 3 4 5 6 7 मान लेते हैं। ये कौन सा फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म कह लो या इसी को आप टेबुलर फॉर्म कह लो, इसी को आप टेबुलर फॉर्म कह लो। ठीक है, चलिए अगर मैं कहूं कि सेम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? समझना बात को, इसको मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं कैसे? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं सेट ए को कैसे लिखूंगा? वही कर्ली ब्रैकेट का यूज यहाँ पर भी होता है जो आप रोस्टर फॉर्म में करते हो। ठीक है, तो ए इक्वल टू, देखो जो ए के एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स को मैं डिनोट करूंगा किससे? एक वेरिएबल से। वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगता हो वो वेरिएबल ले लेना। मेरे को अच्छा लगता है क्या? एक्स, तो एक्स मैंने ले लिया। समझ रहे हो? इसके बाद ये हम दो बिंदी लगा देते हैं, इसे दो पॉइंट देते हैं, जिसका मतलब होता है सच दैट। एक्स का मतलब क्या? इसके एलिमेंट्स, सेट ए के एलिमेंट्स, और ये दो बिंदी जो लगाया, दो पॉइंट, इसका मतलब क्या? सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 हैं क्या? सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, तो ये x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, एंड x क्या होगा? x इज लेस देन और इक्वल टू 7। ये जो रिप्रेजेंटेशन है सेट का, इसी को बोला जाएगा क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। बात आगे समझ में? तो मुझे लगता है कि आपने दोनों रिप्रेजेंटेशन समझ लिया। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। एक जो और इम्पॉर्टेंट फॉर्म है वेन डायग्राम, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग वेन डायग्राम को देखेंगे। तो सेट समझ लिया हमने, सेट क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने समझ लिया। अब कुछ और बातें, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट क्या होता है, तो इसको मैं मिटा दूंगा। चलिए, चलो अब देखिए, कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, इसी को लिखा जाता है और कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट।
कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट, कार्डिनल नंबर या कार्डिनैलिटी होता क्या है सबसे पहले ये समझेंगे। तो देखिए बहुत ही बेसिक सी बात है, कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर होता क्या है। एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, फिर से सुनो, एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी संख्या, उनका नंबर क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर कहलाएगा या कार्डिनैलिटी कहलाएगी। बात समझ गया। एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिया ए, यह है ए बी सी एक्स वाई जेड, ये है। मैं कहूँ इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, तो सबसे पहले ध्यान दो कार्डिनल नंबर को हम शो कैसे करते हैं। तो कार्डिनल नंबर को हम शो करेंगे n ब्रैकेट में a, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A। बात आ गई समझ में, या इसी को डिनोट किया जाता है मॉड A। बात बराबर है, ऐसे डिनोट कर दें या ऐसे डिनोट कर दें कोई अंतर नहीं। बात समझ रहे हो, इसका भी मतलब कार्डिनैलिटी, इसका भी मतलब कार्डिनैलिटी, और मैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए पूछूं आपसे तो आप क्या करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब सेट ए की कार्डिनैलिटी कितनी हो गई, 6 हो गई। बात समझ में आ गई, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक सेट लिखा, सेट बी। समझो इस सेट में क्या है 1 2 3 4 5 ए बी सी एक्स वाई जेड, ये एक सेट है जो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। इसकी मैं कार्डिनैलिटी पूछ रहा हूँ, मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ बी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगी, तो ये हो गया 11। बात आ गई समझ में, समझ रहे हो कार्डिनैलिटी क्या होती है। जितना नाम टफ लगता है ना उतना टफ ये होता नहीं है, बस इतना समझ जाइए। कार्डिनल नंबर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। किसको, ये रिप्रेजेंट करने का अपना अपना तरीका है। हाँ, किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहो तो आप केवल इसको ले लो, चाहो तो केवल आप इसको ले लो। डिफरेंट बोर्ड डिफरेंट तरीका यूज करता है। सीबीएसई बोर्ड ये तरीका यूज करेगा तो आईएससी वाला ये कर लेगा, ठीक है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है। तो बात आगे समझ में, तो केवल एक पॉइंट आप लोग आगे नोट कर लेना है, यहाँ पे मैं अलग से नोट कर देता हूँ। कार्डिनल नंबर होता क्या है, तो लिख लेना, कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। कोई भी सेट हो जो आपके सामने आए, उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, कार्डिनल नंबर होंगे। उनकी जितनी संख्या होगी वो क्या होगी, कार्डिनैलिटी होगी या कार्डिनल नंबर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा। देखो बहुत टफ नहीं है, बस ये है कि चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझना है, कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक होता है ना कि बर्ड आई व्यू, मतलब सरसरी निगाह से देखना, तो अभी सरसरी निगाह से नहीं देखना इसको, ठीक है। अभी आप इतने काबिल नहीं हैं कि आप सरसरी निगाह से देखो तो आपका काम हो जाए। अभी आपको बहुत पढ़ना होगा, बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आप इस काबिल हो पाते हैं कि एक बार आपने सरसरी निगाह से देख लिया विथ बर्ड आई व्यू, तो सारी चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाती हैं, प्रिपेयर हो जाती हैं, तरोताज़ा हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ मैं कि अभी तक जो भी मैंने आपको बताया वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के सेट हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे, सम स्पेशल टाइप ऑफ सेट्स।
और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर क्लास आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें कि इसका फ़ायदा उन तक भी पहुँचे। ठीक है, आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर मैं कंप्लीट कराऊंगा आपके एनडीए एग्ज़ाम से पहले विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, जो इस बार एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो इस बार एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग लिखते हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ सेट, सम स्पेशल टाइप ऑफ सेट। तो देखिए बहुत ज़्यादा इसमें हमको डिटेल में नहीं जाना, छोटी छोटी बातें बस आप सुनते जाओ। सबसे पहला नल सेट, नल सेट इसी को बोला जाता है एम्प्टी सेट, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। एम्प्टी सेट इसी को बोला जाता है वॉइड सेट, इसी को बोला जाता है क्या, वॉइड सेट। ठीक है, नल सेट बोलें, एम्प्टी सेट बोलें, वॉइड सेट बोलें, कोई मतलब नहीं है, सब बराबर है। नल सेट इक्वल टू एम्प्टी सेट इक्वल टू वॉइड सेट, ये सब बराबर है। और नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसा सेट जो क्या हो, नल हो या एम्प्टी हो या वॉइड हो, मतलब क्या, खाली हो। एक ऐसा सेट जो खाली हो, खाली हो मतलब कोई भी एलिमेंट ना हो उसके अंदर। बात आ रही समझ में? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। इसका मतलब कोई सेट ए है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कैसे डिनोट करोगे, ऐसे, बस उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, नल सेट है। कभी भी आपको ऐसा सेट दिखे तो दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए, क्या, कि कौन सा सेट है ये, नल सेट है। समझ रहे हो या नहीं? ठीक, इसी को हम डिनोट करते हैं फाई से। अगर कहीं फाई भी लिखा हुआ आपको सेट में दिख रहा है तो इसका मतलब क्या, नल सेट है। ठीक है, इसका मतलब क्या, नल सेट। तो जरा बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कार्डिनैलिटी ऑफ अ नल सेट क्या होगा, कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर ऑफ अ नल सेट, कार्डिनैलिटी ऑफ अ नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होगा, क्या होगा भाई, कोई एलिमेंट है ही नहीं उसके अंदर। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है उसके अंदर तो क्या होगा, जीरो होगा। बात आई समझ में? कार्डिनैलिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो बस इतना ही है नल सेट में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी इसके एप्लीकेशंस जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर आएगा, फिर हम लोग देखेंगे नल सेट के बारे में। और उसके बाद लिखेंगे दूसरा सिंगलटन सेट। कौन सा सेट, सिंगलटन सेट। मिटा दो इसको, सिंगलटन सेट, ये भी नाम से ही पता चल रहा है आपको, सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट मतलब क्या, एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो, केवल और केवल एक एलिमेंट। तो सेट ए में मैंने एक एलिमेंट दे दिया। बात आई समझ में? तो ये कौन सा सेट है, सिंगलटन। नाम से ही पता चल रहा है सिंगलटन, सिंगल सेट, वैसे केवल एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट यानी सिंगलटन। बात आगे समझ में? और कार्डिनैलिटी ऑफ अ सिंगलटन सेट कितना होता है, 1 होगा। बात आगे समझ में या नहीं आई? ये एन से, एन देखो कार्डिनैलिटी को डिनोट करने के लिए पूरा है, ये पूरा कार्डिनैलिटी है। ठीक है, केवल एन से कार्डिनैलिटी को नहीं डिनोट किया जाएगा, एन के साथ साथ जिस सेट की कार्डिनैलिटी बतानी है वो भी आएगा। बात आई समझ में? तो ये हो गया एन ए इक्वल टू 1, सिंगलटन सेट हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए।
इसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसकी कार्डिनैलिटी क्या हो, क्या हो, इनफाइनाइट हो। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट ही ना कर पाएँ, इतने ज़्यादा एलिमेंट हो, इतने ज़्यादा एलिमेंट हो कि हम उसको काउंट ही ना कर पाएँ, मतलब अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। बात आगे समझ में? तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए इनफाइनाइट सेट के, कुछ एग्जाम्पल्स, तो क्या क्या बता सकते हैं आप लोग? अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या है? ये इनफाइनाइट सेट है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जिनका यूज हम काउंटिंग में करते हैं, जिनका यूज हम काउंटिंग में करते हैं, वही क्या होता है? वही होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर जिसको प्रकृति ने दिया, जिसको प्रकृति ने दिया। अब प्रकृति ने कौन सा नंबर दिया? प्रकृति ने वो नंबर दिया जिसका यूज हम काउंटिंग में करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एट्सेट्रा। बात समझ रहे हो? 1.5 नॉट अ नेचुरल नंबर, 5.6 नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 इज ऑल्सो नॉट अ नेचुरल नंबर। समझ रहे हो? तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। बात आगे समझ में? लेकिन केवल वो नंबर जिनका यूज हम काउंटिंग या किसी चीज़ को गिनने के लिए करते हैं। इसी तरीके से मैं लिखूं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है? सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये सब क्या है? ये सब इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स हैं, इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? इसी तरह अगला सेट देखेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, चलिए अब हम देखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है भाई? देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा सेट, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स क्या हों? काउंटेबल हों, जिनको आप काउंट कर सको, ठीक है? बात आ रही समझ में? एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हों, उनको आप क्या बोलोगे? फाइनाइट सेट बोलोगे, जिसको आप आसानी से गिन सको। तो यहाँ पे लिख लो अ सेट विद काउंटेबल नंबर, विद काउंटेबल नंबर और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एक ऐसा सेट, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हों, जिनको आसानी से गिना जा सके। बात आ रही समझ में? जिनको आसानी से गिना जा सके वो क्या होंगे? फाइनाइट सेट होंगे, ठीक है? एग्जाम्पल्स की बात अगर हम करें तो एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ या इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट,
ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स हैं वो क्या हैं, फाइनाइट हैं, उनको आप काउंट कर सकते हो। बात आ रही समझ में। तो मुझे अगर ये सेट बनाना हो ए, तो कैसे बनेगा, ए बी सी डी, और ये कहाँ तक जाएगा, जेड तक जाएगा। ठीक है। और इसकी मैं कार्डिनैलिटी की बात अगर मैं करूँगा तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 26। बात आगे समझ में। फिर मैं कहूँ एक दूसरा एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है। तो इस सेट को मान लो मैं एक्स से डिनोट करूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए ई आई ओ यू, यही तो वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ठीक है। तो मैं कहूं कि इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, तो इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी भाई, 5। बात आगे समझ में या नहीं आई। ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी कुछ डिफरेंट टाइप के सेट देख लिए। ठीक है। एक और सेट की हम बात कर लें, यूनिवर्सल सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर क्वेश्चन में यूज होगा। जब हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस समय यूनिवर्सल सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट का। नाम से ही पता चल रहा है आपको, यूनिवर्सल। ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन का चार्जर एक आता है जिसको आप यूनिवर्सल चार्जर बोलते हो, लगभग हर फ़ोन में लग जाता है वो। ठीक है। तो उसी तरीके से यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट का सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट अवेलेबल हैं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे डिजायरेबल सेट अवेलेबल हो। जो भी सेट हमारे काम का है, जो भी सेट हमारे लिए यूज का है, जो भी सेट हमारे लिए यूजफुल है, वो सारा का सारा सेट किसके अंदर होगा, किसके अंदर होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा। बात आई समझ में। चलो तो हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट को जानने से पहले हम जान लेते हैं सबसेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट को जानने से पहले थोड़ी सी बात हम लोग जानेंगे, सबसेट क्या होता है। देखो, सबसेट देखिए, पहले तो हम इसका आपको एक डिफिनीशन बताते हैं, फिर उसके बाद एक एग्जांपल से इसको एलोबरेट करेंगे, तो आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी सबसेट होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे इसको। देखो सबसेट होता क्या है, सबसे पहले मैं इसका डिफिनीशन लिखता हूँ आपको। सबसेट क्या होता है, इफ all the elements of set A, क्या लिखा मैंने, if all the elements of set A is the elements of any other set B, then A is called the subset of B। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आप इसको एक्सप्लेन करूं।
कि ये होता क्या है बेसिकली। क्या लिखा मैंने, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर सेट बी देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। जैसे एग्जाम्पल मैं लूं, एग्जाम्पल डिफिनीशन से आपको समझ में आ रहा है, सेट ए के जो एलिमेंट हैं, सेट ए के जो एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट, क्या लिखा हुआ है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स अगर किसी दूसरे सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं तो सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सबसेट। सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मैंने सेट ए लिया, सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, एक मैंने सेट लिया बी, इस सेट के एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड ए बी सी। तो देखिए जरा गौर कीजिए यहाँ पे, सेट ए के जो एलिमेंट हैं, सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बी में भी मौजूद हैं। समझ रहे हो, वो सारे के सारे एलिमेंट बी में भी मौजूद हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी का भी एलिमेंट है। बात आ रही समझ में, सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी का भी एलिमेंट है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या कहोगे, सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ए इज सबसेट ऑफ, ये सबसेट का क्या है, सिंबल है, ए इज सबसेट ऑफ बी। जिधर का मुंह खुला हुआ है वो बड़ा वाला सेट होगा, ध्यान रखना, बात आई समझ में, जिधर का मुंह खुलेगा वो बड़ा सेट होगा और जिधर का मुंह बंद होगा वो छोटा सेट होगा, मतलब वो सबसेट होगा। बात आई समझ में, वो सबसेट होगा, ठीक। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्लियर है, ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं जनरली लिखा हो, जनरली ऐसे ही कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये जनरली लिखा हो अगर कहीं पे, तो इसको अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में डिनोट करना चाहते हैं, विद सिंबल डिनोट करना चाहते हैं, तो कैसे डिनोट करोगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, एक इक्वल टू साइन भी आ जाता है, ये जनरल फॉर्म है डिनोट करने का, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अभी मैं बताता हूँ ऐसा हम क्यों करते हैं, अभी हम बताते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो अगर हम जनरल बात करें, कहीं ऐसे ही जनरल स्टेटमेंट लिख के आ जाए, ए इज दी सबसेट ऑफ बी, तो उसका डिनोशन ये होगा। ऐसा क्यों होगा मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए होगा कि हो सकता है कि जितने एलिमेंट ए में हैं उतने ही एलिमेंट बी में हो, ये भी तो हो सकता है कि जितने एलिमेंट ए में हैं उतने ही एलिमेंट बी में भी हो, तो सेट ए और सेट बी क्या हो गए, इक्वल नहीं हो गए। हमें तो पता नहीं कि इक्वल है कि नहीं है, हम तो जनरल वे में बात कर रहे हैं, तो हम ये पॉसिबिलिटी को हटा नहीं सकते कि वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। इस पॉसिबिलिटी को भी हमें साथ लेके चलना पड़ेगा कि हो सकता है कि जितने एलिमेंट सेट ए में हैं उतने ही एलिमेंट सेट बी में भी हो, और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, सब सेट और सेट दोनों बराबर हो गए या नहीं हो गए। ठीक, मैं एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगा और उसके बाद आज के सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल सबसेट का कि कैसे हम सबसेट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे पावर सेट, सुपर सेट, पावर सेट, सुपर सेट, और भी कुछ और बातें, मैथमेटिकल एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन सेट, ये सब बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल सब सेट का, ठीक है। चलिए,
चलो देखो ज़रा, अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं कि एक सेट है, कोई छोटा सा सेट ले लेते हैं। देखो ज़रा, सेट ए इक्वल टू, मैंने मान लिया दिया हुआ है 1 2 3 4, ये दिया हुआ है, और इस सेट ए के हमें सारे सबसेट लिखने हैं, ऑल दी सबसेट ऑफ सेट ए। तो मैं लिख रहा हूं ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। देखिए कौन कौन से होंगे। पहली बात आप ध्यान रखेंगे, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। पहली चीज, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, यानी जो सबसे पहला सबसेट बनेगा वो सेट खुद ही होगा अपने आप में। ठीक है, तो ये हो गया, या इसको मैं लास्ट में बताऊंगा आपको तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। देखो एक एक एलिमेंट के साथ चलेंगे। देखो एक सेट बनाया मैंने, क्या, 5 मतलब नल सेट। जो नल सेट होता है वो सारे सेट का सबसेट होता है। नल सेट क्या होता है? सारे सेट का सबसेट होता है। तो सबसे पहला सबसेट 5। उसके बाद केवल एक एलिमेंट मैंने लिया, कौन सा? 1 2 3 4। दिख रहा है? नल सेट, आगे सिंगलटन सेट। ये सेट भी सेट ए का सबसेट है, क्योंकि 1 प्रेजेंट है यहाँ पर, 2 प्रेजेंट है यहाँ पर, 3 प्रेजेंट है यहाँ पर, 4 प्रेजेंट है यहाँ पर। क्लियर है? इसके बाद देखो, दो को मैं एक साथ ले लूँ तो 1 2 1 3 1 4। हो गया? ठीक है। इसके बाद 2 3 2 3 और 2 4। ठीक है, 2 3 2 4। इसके बाद 3 4। देख रहे हो, ये सारे के सारे एक सेट के सबसेट बन रहे हैं। ठीक है, और भी बनेंगे। अभी मैंने 2 लिया, अब 3 ले लें। ठीक है, तो देखो 1 2 3, ये भी सबसेट है। 2 3 4 2 3 4, ये भी सबसेट है। और क्या हो सकता है? 4 1 2, ये भी तो हो सकता है। 4 1 2, और भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ, 3 2 1 है तो आ गया, 3 2 1 तो आ चुका है, अब नहीं होगा। इसके बाद 4 2 1 आ गया, 4 3 2 आ चुका है। ठीक है, सारा का सारा सेट ले लो। देखो ये जो लास्ट वाला सेट है वही सेट आपको मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेट खुद का सबसेट होता है। सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? ए इज सबसेट एंड इक्वल टू सबसेट ए। बात बराबर है, सबसेट भी है और इक्वल भी है, सबसेट भी है और इक्वल भी है। बात आगे समझ में? तो एक के इतने सारे सबसेट हम लोगों ने बना दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, पावर सेट क्या होगा, सुपर सेट क्या होगा, एल्जेब्रिक ऑपरेशन क्या होगा सेट का, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा सेट का। ये सब सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आई होप सो कि जो भी हमने आपको पढ़ाया अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको नेक्स्ट सेशन में आने से पहले एक बार रिवाइज करके आएंगे तो सेशन में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।